हेलो एवरीवन, आई एम एजे द लेक्चरर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजे द लेक्चरर में। आज का विषय है छंद और उसके प्रकार। ये जो टॉपिक है छंद, ये 9th और 10th ये दोनों कक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इससे जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो हमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप इसे एक बार समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में जो आपके 6 में भी 4 और 8 मार्क्स हो सकते हैं वो आप इजीली ले सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं क्या है छंद और फिर उसके जो 3 प्रकार हैं, पहला दोहा, चौपाई और सोरठा। तो देखिए, छंद का मतलब होता है जो ऐसी 4 पंक्तियाँ होती हैं और उसकी मात्राएं गिनकर हम उसे और भी अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि जब गुरु और गोविंद दोनों साथ में, अर्थात ईश्वर और गुरु अगर साथ में खड़े हो तो हमें पहले किसके पैर छूने चाहिए? तो फिर भगवान कहते हैं, गुरु गोविंद कहते हैं कि शिक्षक जो होता है वो तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है, वो जीने का मकसद सिखाता है, कैसे जीवन जीना है, कैसे नहीं जीना है, ये बताता है। तो इसी तरह से जो गुरु का पद होता है वो भगवान से भी ऊंचा होता है। तो ये होता है छंद, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं और जिसकी मात्राएं हम गिनते हैं और उसके आधार पे उसको विभाजित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है दोहा। कौन सा छंद दोहा है, कौन सा चौपाई और कौन सा सोरठा, ये समझने के लिए हमें उसकी जो छंद होती है उसमें जो 4 पंक्तियाँ होती है उन पंक्तियों की मात्राओं को हमें गिनना होता है। और गिनने के लिए इसमें पहला होता है लघु मात्राएं और दीर्घ मात्राएं। तो हमें पहले ये समझना होगा कि कौन सी लघु होती हैं और कौन सी दीर्घ मात्राएं। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो छंद होता है उसमें दो तरह की जो मात्राएं होती है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है लघु। लघु को हम एक जैसे इंग्लिश में लिखते हैं वैसे दर्शाते हैं। और दूसरा है दीर्घ। दीर्घ को जैसे हम एस लिखते हैं उस तरह से इसका चिन्ह हम लोग बनाते हैं। तो दीर्घ कब लगता है? जब मात्रा बड़ी होती है। और लघु कब लगता है? जब छोटे जिस शब्द में मात्रा नहीं होती है उसमें लगता है। चलिए देख लेते हैं कैसे नहीं लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त। तो इस तरह जो रा है, देखिए रा के ऊपर यहाँ पे अ भी है। र हम पढ़ने के समय हम अ भी हमारा आता है, तो इसलिए ये हुआ दीर्घ। देख लीजिए दीर्घ क्या होता है और लघु क्या होता है। फिर क और त अ, तो इसको हम एक पढ़ेंगे, लघु मात्रा। तो इस तरह से होगा, इसका मात्रा हम लोग लगाते हैं और इन तीनों में भी वैसे ही पाया जाएगा। दूसरा शब्द है राधा। तो जिस तरह राधा में रा के साथ देखो ये आ की मात्रा लगी हुई है और धा के साथ भी आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसीलिए हम इसे लिखेंगे दीर्घ मात्रा। तो ये मात्राएं होंगी दीर्घ। और इस तरह राधा के शब्द को हम विभाजित करके देख सकते हैं कि क्या होता है। रा है और उसके बाद आ की मात्रा लगी हुई है, फिर धा और आ की मात्रा। तो इस तरह इसमें जो मात्रा होगी, इसमें 4 मात्राएं आई, इसकी वजह से इसमें 4 मात्रा आई। तो ये हम ऐसे शब्द को इसकी मात्रा गिनने के बाद इन जो भी ये मात्राएं आती है उनको जोड़ दिया जाता है और फिर वही उसकी मात्राएं हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर 4 मात्राएं होंगी। और यहाँ पे मात्राएं गिनते समय एक बहुत ही विशेष बात है, जिस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है कि जब ध्यान में रखना है कि लघु मात्रा को हम हमेशा एक लिखते इस तरह है और उसको गिनते 1 है। ठीक है, तो एक लघु मात्राएं कौन सी होती है? जैसे कि अ, ई। और इसमें भी आ में जो बड़ी आ होता है उसको बोलेंगे दीर्घ मात्रा, क्योंकि इसमें मात्रा लगी हुई है। ये अ एक शब्द है लेकिन इसमें एक और लाइन है, यानी कि बड़ा आ। तो जैसे कि छोटा आ लघु मात्रा में आता है और बड़ा आ दीर्घ मात्रा में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जैसा छोटा अ, ई, उ, ये हुआ कौन सी मात्रा? लघु मात्रा, यानी कि छोटी। पर वहीं पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ, बड़ा उ, ये सारा दीर्घ मात्रा आता है। और इसमें
और एक चीज़ ध्यान देने की योग्य है कि चंद्रबिंदु वाले जैसे ये सारे जो शब्द आते हैं उनको भी हम लघु मात्रा की कैटेगरी में रखते हैं। और जिसमें मात्राएं आती है जैसे स्वर युक्त मात्राएं वर्ण आते हों या विसर्ग युक्त का मतलब होता है जिसमें ऐसे जो ऐसे चिन्ह के साथ शब्द आते हैं उसको बोलते हैं। मैं बताती हूँ किस तरह। विसर्ग यानी कि ये जो चिन्ह होता है शब्दों के बीच में लगता है, जैसे कि अतः लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। इनके पहले प्रकार देख लेते हैं। दोहा। देखिए दोहा, अब हम दोहा कब कहेंगे? कोई देखो, सभी दोहा हो या वो चौपाई हो या सोठा हो, इन तीनों छंद में जो लाइन होती हैं, जो पंक्तियां होती है वो 4 ही होती है। परंतु हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको देखकर बता सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं, वो दोहा है, चौपाई है या सोठा? तो देखिए, दोहा होने के लिए क्या होता है कि जो पंक्तियां आपको दी गई होंगी, चारों पंक्तियां जो छंद है उसमें अर्ध समांतरिक छंद होंगे, यानी कि जो मात्राएं होंगी वो विभाजित होंगी और विभाजित होने के बाद वो एक दूसरे के इक्वल में आएंगी, एक दूसरे के बराबर। और दूसरा पॉइंट है, इसमें 4 चरण होते हैं। ये भी एक पॉइंट है, ये परीक्षा में कभी कभी आ जाता है कि दोहा कब कहेंगे या उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो आपको ये सारी लाइनें आप उसमें लिख सकते हैं। तीसरा है, प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। वहीं पर 4th पॉइंट है, द्वितीय चौथी चरण में 13 मात्राएं। देखिए, अब दोहा को आप कैसे पहचानेंगे? सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसकी जो प्रथम यानी कि जो फर्स्ट वाली है, मैं आपको बता देती हूँ, जो फर्स्ट लाइन है, जैसे ये स्टैंजा दिया हुआ है, ठीक है, ये पंक्तियाँ आपको दी है 1 2 3 और 4th, ठीक है। तो इसमें जो पहली वाली लाइन है और तीसरी वाली लाइन, तो इसका आपको देखना होगा, इसकी मात्राएं आपको गिननी होगी। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि मात्राएं कब छोटी लगती हैं, मतलब दीर्घ मात्रा और लघु मात्रा कब लगती हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब आप गिनेंगे फर्स्ट वाली और थर्ड वाली का, तो इसमें अगर 13 मात्राएं आती हैं और जो 4th है, सेकेंड और 4th की मात्राओं का अगर आप योग करेंगे तो इनमें एक लाइन में 11 और दूसरी चौथी वाली में भी 11, यानी कि इस तरह से 11 मात्रा आनी चाहिए। और अगर वो 13 और 11 का पैटर्न फॉलो करता है वो छंद, तो वो आता है दोहे के अंदर, ठीक है। तो दोहे का चलिए एक बार उदाहरण देख लेते हैं कि क्या उदाहरण होते हैं इसके। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मात्राएं दी हुई हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फल 4। तो इस तरह से ये कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में ये लाइंस एक साथ दी होती हैं, ठीक है, ये लाइन एक साथ और ये वाली उसके नीचे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो 3 लाइन ही दी गई है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसी 2 लाइन सिर्फ दी गई हैं तो इसके बीच में ये होता है कॉमा, अल्प विराम, ठीक है। तो ये अल्प विराम आपको ये दर्शाता है कि ये 2 अलग अलग चरण हैं, ठीक है। तो पहले चरण में हम गिनेंगे और दूसरे तीसरे चौथे, तो हम गिनेंगे और देखेंगे कि किसमें कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए, अगर वो दोहा है तो उसके प्रथम वाले चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए। कैसे गिनेंगे देखते हैं। देखिए, अब इसमें देखिए एक मात्रा लगी हुई है, तो इसलिए हम इसको लिखे 2। इसको कौन सी मात्रा कहेंगे? लघु वाली मात्रा। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखिए, इसमें लघु मात्रा के लिए हम एक के जैसा सिंबल यूज़ करते हैं और दीर्घ के लिए एस के जैसा, ठीक है। इन शब्दों के वो उच्चारण में ही इसका आंसर है। देखिए, लघु मतलब छोटा और दीर्घ यानी बड़ा, तो इससे आप याद रख कर सकते हैं कि लघु यानी छोटा होता है, यानी कि एक मात्रा जिसको हम 1 गिनते हैं, और दीर्घ जो बड़ा होता है यानी कि उसको हम 2 गिनते हैं, ठीक है। तो चलिए गिन के देखते हैं किसमें क्या आता है। तो जैसे कि इसमें एक मात्रा लगी हुई है, तो इसीलिए हम इसको एस दिया। और ये जो शब्द है गुरु, तो इसमें ये जो मात्राएं हैं वो हम लोग लघु मात्रा में आती हैं, क्योंकि ये जो मात्रा है अगर ये ऐसा होता, इस साइड होता, तो ये किस में जाता?
हाँ, तो ये जाता लघु दीर्घ वाले में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 1, इसके ऊपर भी 1, देखो चा लिखा है, च वर्ण है, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, रा और ना, ये तीनों के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए हम 1 1 1 लेंगे, ठीक है। अब देखिए सा के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं सा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, और जो रा है उसके ऊपर आ की मात्रा यहाँ पे मात्रा लगी है, तो इसलिए हम इसको एस लेंगे यानी कि 2, ठीक है। और फिर जा के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है तो 1, और र और ज रज के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है तो 1। तो इस प्रकार इनको जब हम जोड़ेंगे, इसका योग करेंगे तो होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह इसका जो सम होगा वो होगा 13। तो एग्ज़ाम में जो चारों पंक्तियां होती हैं, हमको ये ज़रूरी नहीं है कि चारों का एक बार चेक कर लिया जाए। सबसे इजी वे ये होगा कि आप सबसे पहले पहली पंक्ति यानी फर्स्ट और जो थर्ड है, ये पंक्तियों का अगर आपने किया और आपको मिला 13, तो आपका ये पक्का हो जाएगा कि जो छंद है वो दोहा छंद है। देखिए मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कभी इसमें दिक्कत ना आए। अब ये द्वितीय चरण, द्वितीय यानी सेकेंड चरण यानी लाइन, सेकेंड लाइन में, ठीक है। निज, देखिए ये छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम 1 गिनेंगे, और जाके ऊपर कोई मात्रा नहीं है इसलिए 1, और मन के ऊपर भी कोई नहीं है इसलिए 1 1, और ये छोटे की मात्रा है इसलिए 1 1 1, और सुधीर के ऊपर भी 1, और देखिए धा के बाद आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसको 2 लेंगे और उसको 1। अब इसका योग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरह से इसका हुआ 11, इसका योग आया 11। और फिर उसके नीचे वाली लाइन में इसमें भी बा और रा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है इसलिए 1 1, और ना के ऊपर देखिए मात्रा लगी हुई है इसलिए हम इसको एस लेंगे। फिर रा के ऊपर और ये छोटे की मात्रा है इसलिए ये भी वा और रा है जिस पे कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए इसको 1 1 ले लेंगे। ये छोटी ई, और देखो छोटी ई और छोटी बड़ी में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है कि जो छोटी ई की मात्रा होगी वो लेफ़्ट साइड से आती है, हालांकि जो बड़ी ई होती है उसमें राइट साइड से आती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपसे यहाँ पर इस जगह पे गलती ना हो गिनने में, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ज और सा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो 1 1 ले लेंगे। तो इसका योग करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इस तरह से इसका योग 13 होगा। देखिए अभी ये लास्ट पंक्ति ले लेते हैं जिसको बोलते हैं चतुर्थ चरण, ठीक है। जो जा के ऊपर लाइन है और मात्रा लगी है तो इसलिए इसको लेंगे 2, यानी कि ये लघु मात्रा होगी, सॉरी दीर्घ मात्रा होगी। हाँ, लघु मतलब छोटा और दीर्घ यानी बड़ी वाली मात्रा। द के बाद आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए इसको 2 लिखेंगे, गिनेंगे मात्रा, और य क इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो 1 1, फल के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं इसलिए 1 1, चा के बाद देखिए आ की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है इसलिए इसको 2 और आ को 1 लेंगे। इस तरह से इसका योग होगा 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका योग भी हो गया 11। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर वो दोहा है, यदि किसी छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं आती हैं, यानी कि फर्स्ट और थर्ड लाइन में 13 मात्रा आती हैं, और द्वितीय चौथी यानी कि सेकेंड और फोर्थ वाली चरण में लाइन में 11 मात्रा आती है, तो आप लिख सकते हो कि ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया ये है दोहा। तो इसी तरह आपको हर एक छंद की लाइन जो पंक्तियां हैं उनका मात्राओं को गिनना होगा, और जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि वो कौन से उसमें आता है। चलिए देखते हैं चौपाई। अभी चौपाई के लिए क्या शर्तें हैं। चौपाई सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, जैसे कि दोहा में होता है वैसे ही इसमें भी होता है, ठीक है। और एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें देखिए अर्ध सममात्रिक, यानी कि जो दोनों हम लोग डिवाइड करेंगे 4 लाइंस को, उसका जो मात्रा होता है वो अर्ध सममात्रिक यानी आधा और समान होता है, पर यहाँ पे सममात्रिक होता है। इसका मतलब थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, हर एक लाइन में प्रत्येक, यानी कि
ईच लाइन जो होगी छंद की उसमें 16 मात्राएं होगी। इसमें फोर्थ लाइन पहले और दूसरे तीसरे तथा चौथे चरण की तुक मिलते हैं। तुक का मतलब होता है ऐसे वर्ड आएंगे जिसमें वो लास्ट में राइम करेंगे। जैसे हम लोग इंग्लिश पोयम में राइमिंग स्कीम ढूंढते हैं, उसी तरह उसके तुक मिलेंगे, वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसके उदाहरण देख लीजिए। देखिए, तो इस मंत्रा में इस पंक्तियों में छंद में आप देख सकते हैं कि ये जो उदाहरण दिया हुआ है इसमें लास्ट में पुरमाही, जाही, मनी जागे, लागे, तो ये जो वर्ड आ रहे हैं वो देखो मिलते जुलते हैं, एकदम सेम है और एक पंक्तियां एक दूसरे को राइम दे रही हैं, जैसे इंग्लिश के पोयम में हम लोग करते हैं। तो ये इजी वे है कि आप पहचान सकते हैं कि वो चौपाई है, दोहा है या सोठा है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कैसे मात्राओं किस तरह से गिना है, और हर एक पंक्ति में 16-16 मात्राएं आए।